हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, इन दिनों हम क्षेत्रमिति के बारे में बता रहे हैं और क्षेत्रमिति के अंतर्गत दो टाइप के जो है फिगर्स होते हैं। एक प्लेन फिगर होता है और एक जो है सॉलिड फिगर होता है, जिसको हम 2D और 3D के नाम से जानते हैं। तो जिसमें हम 2D फिगर्स के बारे में बता रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम आपको बताने वाले हैं आयत के बारे में। और काफ़ी दो वीडियोस हमने इस पे बना दिया है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जाके पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा, तो ही आपको अच्छी तरीके से ये आज की वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं आयत के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रफ फिगर जो आयत का बना लेते हैं और फिर हम एक सरल सी परिभाषा आपको बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको कुछ भी जो है रटना नहीं है, सारी चीज़ें हम आपको एकदम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो दोस्तों, आयत क्या होता है? ठीक है, आयत को जो है चतुर्भुज की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम परिभाषा को कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखिए, जैसे इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है, तो क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा सभी आंतरिक कोण, जैसे यहाँ पर देखिए जो एंगल्स बन रहे हैं, सभी आंतरिक कोण जो होने चाहिए वो 90 डिग्री के होने चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज को हम आयत का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तथा कभी कभी जो है आयत के विकर्ण की लंबाई पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आई होप आपको पता होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है। देखिए, परिमाप क्या होता है, देखिए सभी जो है मतलब कि परिमाप निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, एकदम सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो बॉर्डर है, यहाँ पर देखिए जो बॉर्डर दिख रहे हैं उनकी लंबाई को आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आपको परिमाप आसानी से निकल के आ जाएगा। जैसे अगर हम बॉर्डर की बात करें तो ये देखिए AB की लंबाई को आप ले लीजिए, उसके बाद BC की लंबाई को आप ले लीजिए, इसके बाद आप CD की लंबाई को ले लीजिए, इसके बाद आप AD की लंबाई को ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं ये लंबाई है, ये हमारी क्या है, लंबाई है। और ये भुजा हमारी क्या है, इस आयत की चौड़ाई है, जिसको हम वृत्त कहते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जो है या सिंबल के रूप में हम इसे स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये लेंथ है, हमारी लंबाई है, इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए सब चीजों को हम यहाँ पर रख देते हैं। AB, अब देखिए हमने क्या कहा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात अगर ये इसकी लंबाई l हमने माना है तो इसकी भी लंबाई क्या होगी, l। ये चौड़ाई b है, इधर की भी चौड़ाई क्या होगी, b। तो AB यल हो गया। इसके बाद देखिए BC हमारा, यहाँ पर हमने इसको B माना है, फिर CD को हमने L माना है और फिर AD को हमने क्या माना है, B माना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए यल है और यहाँ पर यल है, तो जब यल और यल को आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। उसके बाद आप जब B और B को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2B। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 दोनों में है, अर्थात 2 को आप ले लीजिए कॉमन, तो ये बन जाएगा L प्लस B, जिसको हम कहते हैं 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अर्थात क्या करना है, ये देखिए परिमाप का सूत्र निकल के आ गया। यही सूत्र आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि आप याद कर लीजिए कि आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई के। कैसे आया, हमने आपको पूरा का पूरा जो है मैकेनिज्म इसका करके दिखाया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए किसी आयत का आपको परिमाप ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे, यदि आयत की लंबाई दी गई है तो लंबाई को ले लीजिए, चौड़ाई दी गई है तो चौड़ाई को ले लीजिए, दोनों को प्लस करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आयत का परिमाप। इसके बाद हम बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता है, एक सिंपल सा सूत्र है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, चौड़ाई को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं, जिसे हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अर्थात A इज इक्वल टू हो जाएगा l इंटू b।
ये है हमारे आयत का क्षेत्रफल। इसके बाद जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है, कभी कभी प्रश्न में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अगर हमें यहाँ पर विकर्ण की लंबाई को ज्ञात करना है, विकर्ण की लंबाई, तो देखिए हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट सूत्र भी बता सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको करके दिखाएंगे कि आयत के विकर्ण का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से आयत के विकर्ण का सूत्र हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसके विकर्ण को बना देते हैं। देखिए विकर्ण क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिला देते हैं, ठीक है, जैसे डी ये वर्टेक्स है और इसका अपोजिट है वर्टेक्स बी, जब हम इसको मिला देते हैं तो जो रेखा हमें यहाँ पर प्राप्त हुई अर्थात बी डी, ये है विकर्ण। आयत में दो विकर्ण होते हैं, एक हो गया बी डी और एक हो गया ए सी। अब ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पर विकर्ण की लंबाई को निकालने चल रहे हैं। चूंकि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसीलिए हम चाहे बीडी की लंबाई को निकाल दें या फिर हम एसी की लंबाई को निकाल दें, दोनों सेम ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर बीडी की लंबाई को निकालते हैं। तो अगर हमें बीडी की लंबाई निकालना है तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज BCD में चल रहे हैं। किस त्रिभुज में चल रहे हैं, त्रिभुज BCD में। और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हमने क्या बताया कि इसके सभी आंतरिक कोण अर्थात आयत के सभी आंतरिक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो त्रिभुज आपको मिला है BCD, वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है अर्थात सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वही कहलाती है कर्ण। अर्थात यहाँ पर कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा बन गया BD। अर्थात इस BD का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार DC के वर्ग के प्लस लंब BC के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब विकर्ण को हम इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायगोनल। डायगोनल को हम अगर भैया रिप्रेजेंट करें तो इसे हम स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम BD की जगह पर रख दे रहे हैं d का स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी हो कि d मतलब डायगोनल, और डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण, अर्थात d स्क्वायर बराबर होगा। अब देखिए हमने DC को क्या माना है, यल, तो यहाँ पर हो जाएगा यल स्क्वायर। और हमने BC को क्या माना है, उसको माना हमने B का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए D का वर्ग है, अगर हम वर्ग को उस पक्ष में भेजेंगे अर्थात दूसरी तरफ इक्वल टू के इस साइड में भेजेंगे तो वर्ग जो है वो बन जाएगा वर्गमूल। तो D बराबर हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल हो जाएगा और हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अर्थात अगर हमें विकर्ण की लंबाई को ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, लंबाई का वर्ग निकाल लेना होगा, चौड़ाई का वर्ग निकाल लेना होगा, उसको प्लस करना होगा और पूरे का निकाल देना होगा क्या, वर्गमूल। इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। और एक पॉइंट आप ये भी जान लीजिए कि जो आयत का विकर्ण होता है वो क्या होता है, एक दूसरे मतलब दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि BD जो होगा वो AC के बराबर होगा। ये भी आप दिमाग में अपने सेट रखिएगा। तो इस तरीके से जो है जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पर आयत के बारे में बता दिया। अब हम चतुर्भुज के अंतर्गत अब अगला जो है आपको बताने वाले हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि अब बताने वाले हैं आपको समचतुर्भुज। तो भैया समचतुर्भुज पढ़ने से पहले अगर हम समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बताएंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी समचतुर्भुज को पढ़ने में। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताएंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। तो अगर इसका हम फिगर बनाएं तो कुछ इस तरीके से ये फिगर बनेगा। ठीक है, ये ठीक है, नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो
साथ ही साथ इतने पे हम परिभाषा को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ बराबर हो और समांतर भी हो। और समांतर क्या होता है? दो रेखाएं समांतर हैं। इसका क्या आशय है? इसका आशय ये है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी सब जगह क्या है? बराबर है। जैसे रेल की पटरी अगर हम जो है लखनऊ से दिल्ली जाते हैं तो लखनऊ से दिल्ली तक जो बिछी हुई रेल की पटरी है उसमें सब जगह क्या होती है? उनकी दूरी बराबर होती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है समांतर रेखाओं का। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बताया कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, साथ ही साथ समांतर भी हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज की ये जो डीसी दिख रही है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा बी है। ठीक है, तो हमने क्या कहा? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, अर्थात ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बीसी को अगर हम ए मान लेंगे तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर बीसी ए है तो एडी भी जो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ए बी बराबर होगा डीसी के और यहां से एडी बराबर होगा बीसी के, तथा ए बी समांतर होगा डीसी के और एडी समांतर होगा बीसी की। यही आप इतनी चीजें अगर किसी फिगर के बारे में बता देंगे तो मतलब चतुर्भुज के बारे में, तो वो चतुर्भुज बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, साथ ही साथ हम इसके परिमाप को कैसे निकालेंगे। बस यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो हमें क्या निकालना है? इसकी बाउंड्री को ऐड कर लेना है, बाउंड्री की जो लंबाई होगी उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा ये इसके बराबर होता है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है, तो चलिए हम बाउंड्री को ऐड करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं ए बी प्लस बी सी सी डी और यहाँ पर डी ए। आपको यहाँ पर देखकर थोड़ी सी हैरानी होगी, क्या हैरानी होगी वो सस्पेंस रखते हैं हम यहाँ पर, देखिएगा आप स्वयं। ए बी बी सी सी डी डी ए ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए। यहाँ पर देखिए बी और बी दो बार है तो ये हो जाएगा 2b और ए दो बार है तो ये हो जाएगा 2a, अर्थात यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस ए। ठीक है, तो हैरानी यही हुई होगी कि परिमाप एकदम सेम आयत के तरीके से होता है। जैसे आयत हमने क्या बताया था? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो ऐसे यहाँ पर अगर आप इस भुजा को लंबाई मान लीजिए और इस भुजा को आप चौड़ाई मान लीजिए तो देखिए 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये सिमिलर होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसका हम क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे तो बहुत ही आसान है दोस्तों। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? अब क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। आधार को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आधार हमने क्या माना है? बी। अब देखिए सबसे पहले, लेकिन आधार बी ही होगा कि ए होगा ये डिपेंड करेगा। अब ऊंचाई की बात अगर हम कर रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई को हम कहां पर ड्रॉ करेंगे, तो ये देख लीजिए इस भुजा से इसके सामने वाली भुजा पर ये जो हम लंब डाल रहे हैं ये लंब होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अर्थात परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी चीज यही जो है क्या कहलाता है? इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कहलाता है, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ऊंचाई को हम इंग्लिश में हाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए आधार को हमने क्या माना है? b, तो b से रिप्रेजेंट कर दीजिए, और ऊंचाई को हमने क्या माना? h, तो यहां से आ जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा b इंटू h, अर्थात आधार गुणे ऊंचाई। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बस समांतर चतुर्भुज में इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अब हम आपको बताने वाले हैं समचतुर्भुज के बारे में। तो दोस्तों समचतुर्भुज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तथा आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समांतर हो। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी वर्ग से मिलती जुलती है, क्योंकि वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन वर्ग में एक खास चीज होता था कि सभी आंतरिक कोण 90 अंश का होता था। यहां पर क्या है? इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं
और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, बस इतना याद रखना है। तो देखिए सभी भुजाएं, एक रफ फिगर हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये है एक समचतुर्भुज और इसका नामकरण करेंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजाएं नहीं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा आमने सामने का कोण समांतर होता है। अगर हम कहें तो यहां पर ये हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या होगा डी। ये देखिए सभी भुजाएं बराबर हैं तथा आमने सामने की भुजाएं क्या है, ये है समांतर। ठीक है, तो इस तरीके से जो डायग्राम क्रिएट हो रहा है, जो बन रहा है, वो कहलाएगा समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे जो है इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। ज्यादातर एग्जाम में इसमें क्या पूछा जाता है कि बताइए दिए गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसलिए क्षेत्रफल पूछा जाता है क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक विकर्ण के रिस्पेक्ट में होता है और एक आधार और ऊंचाई के रिस्पेक्ट में होता है। तो कभी कभी एग्जाम में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए करते क्या है भैया कि वो विकर्ण की लंबाई दे देते हैं। दो विकर्ण होंगे क्योंकि हमने बताया कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो ऑब्वियसली दो विकर्ण होंगे, तो दोनों विकर्ण की लंबाई दे देगा और पूछ लेगा बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और बच्चों को जिनको पता नहीं होता है कि विकर्ण के रिस्पेक्ट में भी हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें तो ये देखिए दो विकर्ण तैयार हुए। अच्छा, एक खास बात और है, इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को, इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये विकर्ण मान लीजिए D1 है और इस विकर्ण का नाम है D2। ठीक है, मतलब ये पूरे जो पूरा विकर्ण ए से है उसको हमने मान लिया D1 और ये जो विकर्ण हमारा BD है उसको हम मान लिए उसकी लंबाई क्या है, D2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक नॉर्मल फार्मूला देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बता दें कि इसका एक जो एरिया निकालने का सूत्र होता है वो भी आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसमें एक ऊंचाई हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, इसकी जो है समचतुर्भुज की क्या है, ऊंचाई है, परपेंडिकुलर है ये, इसको मान लेते हैं E। ठीक है, तो ये जो AE है ना भैया हमारा A, ये देखिए परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये परपेंडिकुलर है किस पर, DC पर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक नॉर्मल सा फार्मूला ये बन जाता है। कब इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे, इस सूत्र को हम तब अप्लाई करेंगे जब आपको समचतुर्भुज का मतलब समचतुर्भुज की ये जो लंबाई है, परपेंडिकुलर लंबाई है जिसको हम ऊंचाई कह सकते हैं, ये हमें ज्ञात हो, साथ ही साथ इसके आधार की मतलब लंबाई पता हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहां पर इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा आधार गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार कितना है, आधार है DC और ऊंचाई कितना है, वो है हमारा AE। तो नॉर्मल सा फार्मूला बन जाएगा अगर हम इसको मान लें कि इसकी सभी, चूंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा जो है वो कितना है, A सेंटीमीटर है। ऐसा हम माना, देखिए हमने लिख दिया इसलिए हमने माना है। तो अब ये भी A ही होगा। ठीक है, ये A होगा, ये हो जाएगा A × H। ठीक है, ये हमारा आ गया इसका क्षेत्रफल। कब इसको लगाएंगे, जब हमें ऊंचाई और समचतुर्भुज की भुजा के बारे में ज्ञात हो। अब हम यहाँ पर एक क्षेत्रफल आपको बताने वाले हैं जब हमें इसका विकर्ण पता हो। तो बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है, ये फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्ण की लंबाई। तो इसमें दो विकर्ण होते हैं इसलिए हमने एक विकर्ण का नाम दिया D1, एक विकर्ण का नाम दिया D2। तो 1/2 AC × BD कह सकते हैं, अर्थात 1/2 AC की लंबाई D1 थी और BD की लंबाई क्या थी हमारी, D2 थी। इस तरीके से एक क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाता है A बराबर 1/2 D1 × D2। इसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर सेम उसी तरीके से निकलेगा जिस तरीके से आपने वर्ग का परिमाप निकाला था, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप बराबर हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग कर लीजिए, अर्थात AB + BC + CD
प्लस DA। चूंकि सभी भुजाएं बराबर हैं इसलिए देखिए AB BC CD DA सभी बराबर हैं अर्थात, और हमने माना था क्या कि सबकी लंबाई कितनी है, A है, तो सभी जगह A रख दीजिए प्लस A, अर्थात ये हो जाएगा 4A, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 4 और A क्या था, A था इस समचतुर्भुज की भुजा। तो इसका परिमाप P फॉर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकल के आ गया 4 गुणे भुजा। इस तरीके से दोस्तों आप जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, समचतुर्भुज का जो है परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आपको बताने वाले हैं समलंब के बारे में। तो दोस्तों ये है समलंब चतुर्भुज और इसको जो है हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखिए ये एक रफ फिगर बनाते हैं ट्रेपेजियम, कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक जोड़ी भुजा समांतर, बात सुनिएगा, एक जोड़ी हमने क्यों कहा, क्योंकि देखिए इसमें दो जोड़ी भुजाएं होती हैं, आमने सामने वाली और ये आमने सामने वाली, तो दो जोड़ी भुजाएं हो जाएंगी। लेकिन इसमें हमने क्या कहा, एक जोड़ी भुजा, मतलब आमने सामने की एक जोड़ी भुजा क्या है, समांतर है। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा क्या हो, समांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। जैसे देखिए एक जोड़ी भुजा में हमने इस भुजा को क्या कहा कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। ठीक है, ये यहाँ पर जो ये लाइन हम खींच रहे हैं ये है इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, तो इसका हम नाम दे देते हैं पॉइंट E, अर्थात AE हो जाएगा। ये है इसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। इस DC को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और AB को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, एकदम हम चीजें आपको वही बता रहे हैं, सटीक चीजें बता रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सबकी प्रॉपर्टी को ही अगर हम बताएं तो एक एक फिगर की प्रॉपर्टी में कम से कम 10-10 मिनट लगने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बता रहे हैं। तो अगर हम समलंब की बात करें तो समलंब चतुर्भुज में, ठीक है, इसका जो हमसे पूछा जा सकता है क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बड़ा आसान सा सूत्र है। क्या है वो, होता 1/2। उसके बाद देखिए 1/2 किया, ठीक है, जो समांतर भुजाओं का क्या निकालेंगे हम, योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी उसकी ऊंचाई होगी उस ऊंचाई से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात सरल से शब्दों में हम कह सकते हैं 1/2। अब समांतर भुजाओं का योगफल, अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी हमारी, AB के समांतर कौन सा था, DC, और ऊंचाई H, अर्थात इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। AB की लंबाई थी A और DC की लंबाई थी B इंटू H। इस तरीके से हम इसका एरिया जो है आसानी से भैया फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको परिमाप निकालना है तो इसके परिमाप निकालने का कोई जो है फार्मूला नहीं है। इसलिए कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि इसके में जो भुजाएं होती हैं वो जो है इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है भैया, तो इस तरीके से सबसे आसान तरीका परिमाप निकालने का है। हम कह रहे हैं आपको जरा वर्ग का, ना आयत का, ना समचतुर्भुज का, ना समांतर चतुर्भुज का, ना समलंब का, किसी के परिमाप का सूत्र ना पता हो तो मैंने परिमाप के लिए एक साधारण सा तरीका बताया है कि आप क्या कर लीजिए, बाउंड्री का योगफल निकाल दीजिए। बाउंड्री का योगफल क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये आपका खेत है, ठीक है, और खेत में आपने जो है 4 मेड़ियां डाली हुई हैं, तो बस क्या करना है, इनका योगफल निकाल लेना। मतलब वो एक एक मेड़ियां, अर्थात एक एक साइड कितनी लंबी हैं, सबको निकाल लो। उसके बाद आप क्या कर लो, ऐड कर लो। इस तरीके से अगर पेरीमीटर निकालना है तो AB कितना लंबा है ये पता कर लो, BC कितना लंबा है ये पता कर लो, CD कितना लंबा है ये पता कर लो, और DA कितना लंबा है ये पता कर लो, और सबको भैया ऐड कर दो, परिमाप निकल के आ गया। तो दोस्तों ये था समलंब चतुर्भुज। और एक चीज और बताना चाहेंगे
समलंब चतुर्भुज में एक चीजें और होती हैं। समलंब चतुर्भुज दो टाइप का होता है। एक तो ये होता है जिसमें मतलब कि एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो, और जो एक जोड़ी भुजा बच रहा है, कभी कभी ये दोनों जो एक जोड़ी भुजाएं बच रही होती है, कभी कभी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो फिगर बन सकता है आपका। जैसे ये देखिए हम फिगर बना रहे हैं यहाँ पर, जैसे नाम दे दिया ABCD। तो यहाँ पर क्या होगा कि AD जो है वो बराबर होता है BC के, तथा ये भुजा इस भुजा के क्या होता है, समांतर होता है, और AB होता है समांतर किसके, DC के, ठीक है। तो ये जो है एक आप इसको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के नाम से जान सकते हैं। समद्विबाहु का क्या मतलब है, जिसकी दो भुजाएं समांतर हो, सॉरी समांतर हो कह रहे हैं, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, दो भुजाएं, समबाहु, ठीक है, नहीं समद्विबाहु की बात कर रहे हैं। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो एक ऐसा समलंब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, उसको हम जो कह सकते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के नाम से जान सकते हैं। ये बस हमने नॉलेज के लिए बता दिया कि आप जानते रहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं वृत्त के बारे में। तो और वृत्त बस बचा हुआ है 2D के अंतर्गत। इसके बाद हम आपको सॉलिड फिगर्स 3D के बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों आज के लेक्चर का ये हमारा अंतिम फिगर था समलंब चतुर्भुज। अब हम इसको एक नए वीडियो के साथ जो है मतलब इसको बनाएंगे, जिसमें हम वृत्त के बारे में बताएंगे और आपको साथ ही साथ सॉलिड फिगर 3D के बारे में बताएंगे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों एकदम अच्छे से आराम से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आगे होगा और अवश्य होगा। तो दोस्तों उसके लिए एक सुदृढ़ तैयारी होनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही है, फिर हम नए वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू।